हेलो एवरीवन, माय नेम इज चिंतन। तो आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 10 रिफ्रैक्शन। हम रिफ्लेक्शन बहुत अच्छे से कर चुके हैं। अगर आपको अभी भी कोई डाउट है तो आप कमेंट में प्लीज़ रिप्लाई करें, कमेंट करें। हम उसी का डाउट जल्दी से जल्दी हो सकेगा नेक्स्ट वीडियो में सोल्व करेंगे। तो आज करने वाले हम टॉपिक रिफ्रैक्शन। बहुत आसान टॉपिक है, पहले की तरह करेंगे, इजीली सब समझेंगे, कोई टॉपिक स्किप रह जाएगा तो नेक्स्ट वीडियो में कंप्लीट करेंगे। तो अब हमारे पास है रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्लेक्शन में हमने पहली बात करते हैं कि हमने रिफ्लेक्शन में क्या पढ़ा। रिफ्लेक्शन में हमने ये पढ़ा कि अ लाइट व्हेन इंसिडेंट ऑन अ पॉलिश सरफेस इट रिफ्लेक्ट बैक्स टुवर्ड्स द अनदर एंगल नोन एज एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। तो हमने बात की थी बाउंसिंग बैक ऑफ अ लाइट, मतलब वो एक सरफेस पे स्ट्राइक करके वापस जा रही है किसी और एंगल पे। बात हमारी हुई थी ये रिफ्लेक्शन की। लेकिन अगर मैं बात कर रहा हूँ, एक चीज और मैं बता दूं जो हमारी रह गई थी, कहीं जगह पे क्वेश्चन आता है, अगर ये इंसिडेंट रे आई, अगर ये इंसिडेंट रे 90 डिग्री पे आती है तो क्या होगा? तो रिफ्लेक्शन का एंगल क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या होगा? आप खुद सोचिए। अगर मैं आई 90 डिग्री के लिए डायग्राम बनाता हूँ तो ये मेरा सरफेस है, ये क्या है? नॉर्मल। आई क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड अ नॉर्मल रे। क्या होता है? एंगल बिटवीन इंसिडेंट रे एंड अ नॉर्मल रे। तो एंगल ये होगा 90 डिग्री। 90 तो ये पूरा होता है, मतलब क्या? रे कैसी है? इंसिडेंट रे इसके अलोंग है, इसके सरफेस के अलोंग है। तो रिफ्रैक्टेड रे भी कैसे होगी? सरफेस के अलोंग होगी, उसमें कोई चेंज नहीं आएगा। और बात करते हैं, एक और केस आता है कि अगर हमारा आई जो है क्या हो? 0 डिग्री हो। आई क्या हो? 0 डिग्री हो। 0 होगा तो मतलब ये जो आई एंगल है 0 है, मतलब जहां पे हमारी नॉर्मल है उसी की सीध में क्या आ रही है? हमारी इंसिडेंट रे, क्योंकि 0 है। नॉर्मल और इंसिडेंट रे के बीच में एंगल 0 है, कुछ नहीं है। तो यहीं पे आई, इसी पे टकराई और रिफ्लेक्शन भी कैसे होगी? 0 डिग्री एंगल पे। आर भी क्या होगा? हमारा 0 डिग्री। उसी पाथ से वो वापिस चली जाएगी बिना कोई डेविएट हुए। तो अब बात करते हैं हम रिफ्रैक्शन के बारे में। रिफ्रैक्शन क्या होता है? अगर एक लाइट किसी मीडियम यानी कि कोई स्पेस है, किसी में कुछ ज्यादा पार्टिकल्स हैं, किसी की डेंसिटी कम है, ज्यादा है, चलो उसके बारे में बाद में बात करेंगे। रिफ्रैक्शन में क्या है? अगर एक लाइट किसी मीडियम से दूसरे मीडियम में ट्रेवल कर रही है तो उसमें उसकी स्पीड में चेंज आना, उसके डायरेक्शन में चेंज आना, ये क्या है? रिफ्रैक्शन। अच्छे से पढ़ते हैं, इसकी पहले डेफिनेशन देख लेते हैं। यहाँ पे क्या है? A light when traveling obliquely from one medium to another, that direction of propagation of light in the second medium changes. This phenomenon is known as refraction of light. हम इसको इजीली लिखते हैं, the propagation of light changes when it travels from one medium to another. The phenomena is known as रिफ्रैक्शन। क्या है रिफ्रैक्शन? अब द प्रोपेगेशन मतलब डायरेक्शन चेंज होना, डायरेक्शन ऑफ प्रोपेगेशन चेंज होना, इसकी स्पीड में चेंज आना लाइट की।
light changes when it travels from one medium to another। एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में लाइट ट्रेवल करती है तो उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है। यहाँ आप लिख सकते हैं डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ लाइट चेंजेस when it travels from one medium to another। the phenomenon is known as refraction of light। हाँ जी, तो रिफ्रैक्शन समझ में आ गया। इसको एग्जांपल से करते हैं, थोड़ी फिगर बना के आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। हाँ जी, तो अब हम एग्जांपल लेके रिफ्रैक्शन को समझते हैं। ये क्या है, हमारा एक तरह से दीवार है। दीवार मान लीजिए, दो मीडियम के बीच की दीवार, इससे लाइट पास हो सकती है। ये ऊपर वाला मैंने क्या माना है, मीडियम 1, और नीचे वाला क्या माना है, मीडियम 2। एक बात बता दूं, पूरे चैप्टर में हम लेट कैसे करते हैं 1 2 को, जहां से रे आ रही है उसको हम लेट करेंगे मीडियम 1, और जहां रे जा रही है उसको हम लेट करेंगे मीडियम 2। क्या करेंगे, जहां रे आ रही है उसको मीडियम 1 और जहां रे जा रही है उसको मीडियम 2 लेट करेंगे। अब एक और बात आती है मीडियम में कि एक होता है रेयरर, एक होता है डेंसर। क्या होता है, एक होता है रेयरर, एक होता है डेंसर। रेयरर वो होता है जिसमें लाइट स्पीड से ट्रेवल कर सकती है, डेंसर वो जिसमें लाइट स्लो ट्रेवल करती है। ऐसे क्यों बोला, मान लीजिए मेरे पास दो हैं, एक एयर है एक ग्लास है। ये दो मैं मान लेता हूँ सिंपल, सबसे ज्यादा यूज होने वाले। एयर में पार्टिकल्स मूव होने में आसानी है लाइट को, तो ये क्या है, रेयरर। कंपेयर करना है दूसरे वाले से। यहाँ पे अगर मैं क्या कर रहा हूँ, ग्लास कैसे मूवमेंट होने में मुश्किल है, पार्टिकल्स ज्यादा है, तो ग्लास में लाइट के मूव होने के लिए मुश्किल है, तो उसको बोला डेंसर, पार्टिकल्स ज्यादा है, ऑप्टिकल डेंसिटी इसकी क्या है, ज्यादा है। मैंने क्या किया, इन दोनों को आपस में कंपेयर किया। अगर मैं यही ग्लास और डायमंड के केस में करता हूं तो ये पर्सपेक्टिव चेंज हो जाएगा। अब हम कंपेयर कर रहे हैं ग्लास और डायमंड को। अब खुद सोचिए, ग्लास क्या होता है, इसमें रेयरर होता है, इसमें इजीली ट्रेवल कर सकती है, और डायमंड में मुश्किल करेगी, तो ये क्या होता है, डेंसर। यहाँ पे देखा तो ये ग्लास डेंसर है, यहाँ देखा तो ग्लास रेयरर है, मतलब आपको दूसरे वाले से कंपेयर करना है। एक और बात आती है कि रे में क्या चेंज आता है एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जाने में। एक तो उसकी स्पीड में चेंज आता है और एक उसकी डायरेक्शन में चेंज आता है, पाथ में चेंज आता है। चलो ट्राई करते हैं। अगर मैं मीडियम 1 को क्या मान लूं, रेयरर मान लूं, और मीडियम 2 को क्या मान लूं, डेंसर मान लूं, तो हम देखते हैं हमारा डायग्राम कैसे बनेगा। सबसे पहले जो रे आती है उसको हम बोलते हैं इंसिडेंट रे। क्या बोलते हैं, इंसिडेंट रे बोलते हैं। अब मीडियम 1 रेयरर है, रेयरर से कहां जा रही है, डेंसर जा रही है, तो रे कैसे बेंड होगी, टुवर्ड्स द नॉर्मल बनाएंगे पहले। अब टुवर्ड्स द नॉर्मल, ये रे जा रही थी, इस सीध में जानी चाहिए थी, पर मीडियम चेंज होने की वजह से किस तरफ मुड़ेगी, टुवर्ड्स नॉर्मल, इस तरफ मुड़ेगी। तो कैसी हो जाएगी, ये नॉर्मल की तरफ बेंड हो जाएगी। इसमें ये क्या होगा, एंगल ऑफ इंसिडेंस, ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब हम करते हैं इसके साथ रिफ्रैक्शन थ्रू अ ग्लास स्लैब से रिफ्रैक्शन किस तरह से होती है। बहुत आसान टॉपिक है, फटाफट करते हैं, जितनी कोशिश कर पाएंगे अपने टॉपिक्स को छोटी से छोटी वीडियो में कंप्लीट करेंगे। ये क्या है, ग्लास स्लैब, जिसका नाम दे देते हैं ABCD। ये एक 3D ऑब्जेक्ट है, यहाँ पे 2D दिख रहा है। क्या हुआ, पहले क्या बनाते हैं, एक इंसिडेंट रे। क्या बनाया, इंसिडेंट रे बनाया। अब क्या बनेगा, नॉर्मल बनेगा। उससे पहले रे बेंड होने से पहले या अवे
बात करेंगे मीडियम कैसा है। ऊपर वाला क्या मान लिया, मीडियम 1, अंदर वाला क्या मान लिया, मीडियम 2। ऊपर हमने कहाँ रखा हुआ है, एयर में रखा हुआ है। ये क्या है, ग्लास है, ये रेयरर होगा ऊपर वाला, और मीडियम 2 कैसा होगा, डेंसर होगा। फिर मीडियम 1 आ जाता है वापिस एयर, क्योंकि ये एयर के बीच में रखी हुई है। अब बात करते हैं कि लाइट के पाथ या डायरेक्शन में क्या चेंज आता है। अब यहाँ से ये क्या है, इंसिडेंट रे है, तो इसका एंगल आई, इसको I1 लेट करते हैं, वो बाद में पता लगेगा हमने I1 क्यों लिखा। अब ये रे क्या होगी, टुवार्ड्स नॉर्मल, क्योंकि रेयरर से डेंसर में जा रही है। ये हमने क्या कर दी, बेंड कर दी, एक एरो लगाएंगे कि ये क्या हुई है, रिफ्रैक्ट हुई है और इस डायरेक्शन में जा रही है। तो ये वाला जो बीच में नॉर्मल के साथ एंगल है, ये क्या होगा हमारा, R1 होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। अब दोबारा से यहाँ पे क्या होगी, रिफ्रैक्शन होगी, क्योंकि अब लाइट इस मीडियम से इस मीडियम में जा रही है। फिर से क्या बनाएंगे हम, नॉर्मल बनाएंगे। अब एंगल ऑफ इंसिडेंस इस इंटरफेरेंस के लिए क्या होगा, I2 होगा। अब क्या हुआ, अब डेंसर से कहां जा रही है, रेयरर में जा रही है, ग्लास से एयर में जा रही है, तो अवे फ्रॉम द नॉर्मल जाएगी। लेकिन यहाँ पे क्या गई थी, टुवार्ड्स द नॉर्मल। अब यहाँ क्या जाएगी, अवे फ्रॉम द नॉर्मल, कुछ इस डायरेक्शन में जाएगी। अब ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। ये क्या होगा, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। डायग्राम अगर हमारा एंगल के हिसाब से सही बनता है, तो ये जो इंसिडेंस रे को अगर मैं एक्सटेंड करता हूं, इमेजिनरी डॉटेड लाइन बनाता हूं, तो ये हमारी लाइन कैसे जाएगी, पैरेलल रहेगी। अब बात करते हैं, इसमें मैं लेट कर लेता हूं OPQR, ये मैंने लेट कर ली है, नाम दे देते हैं। OP क्या है यहाँ पे, इंसिडेंट रे। क्या है, इंसिडेंट रे, क्योंकि ये इंसिडेंट हुई। अब ये बीच वाली क्या है, रिफ्रैक्टेड रे। एक रिफ्रैक्शन होने के बाद PQ क्या है हमारी, रिफ्रैक्टेड रे। अब खुद देखिए, अब QR को भी क्या बोले, ये तो रिफ्रैक्टेड हुई, अब फिर से रिफ्रैक्शन हुई है, इसका नाम क्या है, एमर्जेंट रे। क्या है इसका नाम, एमर्जेंट रे। ये क्या है, एमर्जेंट रे। तो ये पूरा डायग्राम किसको डिनोट करता है, हमारे रिफ्रैक्शन थ्रू अ रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब। ठीक है, तो अब आगे टॉपिक करते हैं, हमारी बुक में क्या है, हाँ जी, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन है, उसको पढ़ेंगे। उसके लिए सिंपल एक ही मीडियम के लिए, मतलब 2 मीडियम ले लेंगे, उसके बीच का डायग्राम बनाएंगे जैसे पहले बनाया था। ये मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, ये इंसिडेंट रे है, ये हमने नॉर्मल बनाई, ये एंगल I है, फिर टुवार्ड्स का कर देते हैं, ये रेयरर ले लेते हैं और ये डेंसर ले लेते हैं, ये क्या हो जाएगा हमारा R। ठीक है, इतना सिंपल सा डायग्राम है, इसमें कुछ नहीं करना। अब बात कर रहे हैं हम इनके लॉस के बारे में कि रिफ्रैक्शन के लॉ हमें क्या कहते हैं। अब आता है हमारे पास लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। क्या है, लॉज ऑफ रिफ्रैक्शन। फर्स्ट है द इंसिडेंट रे, रिफ्रैक्टेड रे एंड द नॉर्मल टू द इंटरफेस of two transparent media at the point of incidence all lie in the same plane। हमने जब लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन किया था, उसमें क्या था कि जो इंसिडेंट रे है नॉर्मल है और जो रिफ्लेक्टेड रे है वो क्या है, एक ही प्लेन पे है। मैंने आपको एक नोटबुक से भी समझाया था, एज इट इज सेम लाइन है कि इसमें द इंसिडेंट रे एंड रिफ्रैक्टेड रे एंड नॉर्मल टू द पहले क्या बोला था, सरफेस। अब ये सरफेस नहीं, अब ये क्या है, इंटरफेस है। दो मीडियम के बीच की प्लेन है, बीच की दीवार कह दीजिए, इसका नाम क्या है, इंटरफेस। नॉर्मल टू द इंटरफेस ऑलवेज lie in the same plane।
ये क्या है हमारा फर्स्ट लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन। अगला लॉ क्या है हमारा स्नेल्स लॉ। अगला लॉ क्या है स्नेल्स लॉ। वो क्या कहता है द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन is a constant। देखते हैं आगे क्या लिखा है। For the light of a given color, given pair of media, this law is also known as। ये मैंने आपको शॉर्ट में कराया है, आप बुक वाला करना चाहे वो भी कर सकते हैं। हाँ जी, तो ये सेकंड लॉ को हम और क्या बोलते हैं स्नेल्स लॉ भी बोलते हैं। 1 मार्क्स में आ सकता है डिफाइन स्नेल्स लॉ। आपको क्या करना है उसकी डेफिनेशन लिखनी है और फॉर्मूला क्या है यही लाइन को पहले पढ़ते हैं फिर फॉर्मूला बनाते हैं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल, मैं फर्स्ट इरेज कर देता हूं। द रेशियो ऑफ साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंस। साइन क्या होता है हमारा ट्रिग्नो में आता है साइन ऑफ एंगल ऑफ इंसिडेंट साइन आई टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन टू द साइन ऑफ एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन मतलब अपोन में साइन आर इज इक्वल टू इज आ मतलब कांस्टेंट के इक्वल है। क्या है ये एक कांस्टेंट है जिसको हम बाद में बात करेंगे इस कांस्टेंट को किस चीज से डिनोट करते हैं। अब बात करें ये फॉर्मूला आपको क्या करना है याद करना है। ये क्या है स्नेल्स लॉ साइन आई अपॉन में साइन आर इज इक्वल टू में कांस्टेंट। हाँ जी, तो आगे बढ़ते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक की तरफ। अब बात कर रहे हैं हम रिफ्रैक्टिव इंडेक्स के बारे में और यही रिफ्रैक्टिव इंडेक्स क्या होता है कांस्टेंट इन द स्नेल्स लॉ। क्या होता है जो कांस्टेंट है वो क्या है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। एन से भी नोट कर देंगे। ओए गुड मॉर्निंग। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को एन से भी नोट कर म्यू से एन से अब उसमें किससे एन से फिर कंफ्यूजन होगा। हाँ जी, तो इस कांस्टेंट को हम लिखते हैं n से। बड़ी क्लासेस में आपको यहाँ पे म्यू भी दिख सकता है बट हमारी बुक में किससे डिनोट किया है n से डिनोट किया है यानी कि साइन ऑफ i अपॉन में साइन ऑफ r इज इक्वल टू में n मतलब साइन द रेशियो ऑफ द साइन ऑफ द एंगल ऑफ इंसिडेंस टू द साइन ऑफ द एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन इज इक्वल टू द रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब बात करने वाले हैं हम सबसे इंपॉर्टेंट और छोटे से टॉपिक की जो कि है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। आखिर ये होता क्या है। ये रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऐसी फिजिकल क्वांटिटी है जो कि हमें दो मीडियम के अंदर लाइट की स्पीड के बारे में रिलेट करे, लाइट की डायरेक्शन के बारे में रिलेट करे। मैक्सिमम क्या होता है ये हमें क्या बताता है अगर एक लाइट की रिफ्रैक्शन हो रही है यानी वो एक मीडियम से दूसरे मीडियम में जा रही है तो उसकी लाइट की स्पीड में क्या चेंज आता है, क्या रिलेशन आता है, वो क्या डिफाइन करता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो इसको डिनोट करते हैं n से और बात करी है हमने लाइट की स्पीड के बारे में तो रिलेट कैसे करते हैं स्पीड ऑफ लाइट इन
मीडियम 1 अपॉन में स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। अब यहाँ पे मीडियम 1 और मीडियम 2 क्या है? मीडियम 1 वो है जहां पे लाइट की रे जहां से आ रही है, और मीडियम 2 कौन सा है? जहां पे लाइट की रे जा रही है। ये याद रखिएगा, जहां से आ रही है वो मीडियम फर्स्ट है और जहां पे जा रही है वो मीडियम सेकंड है। किसके इक्वल होता है? एन किसके इक्वल होता है? सी अपॉन में वी। बात करी मीडियम 1 क्या है? जहां से रे आ रही है। मीडियम 2 का है जहां रे जा रही है। अब बात करें, अगर मैं लेट कर लेता हूं हमारा मीडियम 1 क्या है? वैक्यूम है। क्या है? वैक्यूम है। तो वैक्यूम में लाइट की स्पीड को c से डिनोट करते हैं, जो कि होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकंड। ये स्टैंडर्ड है स्पीड लाइट इन स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम। अगर वैक्यूम का केस आता है तो वो क्या होगा? c अपॉन में v। v क्या है? स्पीड ऑफ लाइट इन मीडियम 2। मीडियम 2 के लिए हमने v लेट किया है। क्वेश्चन बहुत आसान आता है, आपको रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे देंगे, c आपको पता है, आपको कहेंगे स्पीड निकालो, तो ये आप डायरेक्टली यूज कर सकते हैं। लेकिन अब बात करते हैं, ये तो होता है हमारा एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। ये क्या है हमारा? एब्सोल्यूट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। मतलब जो इसमें मीडियम 1 हमेशा क्या रहेगा? वैक्यूम रहेगा। फॉर्मूला उसके लिए क्या रहेगा? एन सी अपॉन में वी। एक आता है हमारे पास रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। रिलेटिव वाला आपके सिलेबस में इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये थोड़ा सा डिफरेंट है। इसमें क्या कर रहे हैं, हम दोनों मीडियम के बारे में बात करेंगे, पर उसमें से हमें ये नहीं पता कौन सा मीडियम वैक्यूम है, एयर है, ग्लास है, वाटर है, एज सो ऑन, कोई भी मीडियम हो, हम उसके लिए रिलेटिव निकाल पाए। वो क्या है हमारा रिलेशन? जो है वो क्या है हमारा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। सेम करेंगे, कैसे करते हैं, कैसे लिखते हैं, सब करते हैं बात। अगर मैं मीडियम 1 है और दूसरा क्या है हमारा? मीडियम 2। अगर मैं n से डिनोट कर रहा हूं और विद रिस्पेक्ट टू फर्स्ट मीडियम विद रिस्पेक्ट टू सेकंड करना चाहता हूं, तो क्या लिखेंगे? n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। कैसे लिखा? रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2। ये क्या लिखते हैं? n1 अपॉन में n2। एक रिलेशन निकाल रहे हैं दोनों के रिफ्रैक्टिव इंडेक्स का। तो ये क्या है हमारा? रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। अब ये किसके इक्वल है? n1 अपॉन में n2। अगर मैं बात करूं दूसरे मीडियम के रिस्पेक्ट में, जैसे रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1, इसको कैसे लिखेंगे? n2 अपॉन में n1 रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 2 विद रिस्पेक्ट टू 1। विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाला नीचे आता है और विद रिस्पेक्ट टू के बाद वाला बाद में आता है। यहाँ पे देखिए तो बाद में आएगा, पहले कौन सा आता है? लाइन के हिसाब से चलेंगे। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ 1 विद रिस्पेक्ट टू 2, तो इसको कैसे लिखेंगे? n1 फिर आएगा 2, जो किसके इक्वल होगा? n1 अपॉन में n2। सिंपल सी बात है। आगे बढ़ते हैं कि इसको और किस तरह से लिखा जा सकता है। अगर हमें पता है n c/v के इक्वल है, n क्या है? c/v के लिए। अगर मैं इसको मीडियम 1 के लिखता हूँ फॉर ओनली मीडियम 1, तो n1 इज इक्वल टू रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ऑफ मीडियम 1 इज इक्वल टू c, सबके लिए सेम, v1। उस मीडियम 1 की स्पीड के बारे में बात होगी जो मीडियम 1 के अंदर स्पीड है। तो अब बात करेंगे मीडियम 2 के लिए, तो n2 क्या निकलेगा? c में v2। ठीक है। अब बात करते हैं, अगर मैं रिलेटिव रिफ्रैक्टिव इंडेक्स निकाल रहा हूं तो किसके इक्वल होगा? n1 अपॉन में n2। n1 की वैल्यू डाल देते हैं और n2 की वैल्यू, c में v1 अपॉन में c में v2। तो ये क्या हो जाएगा? n12 इज इक्वल टू n1 अपॉन में n2 इज इक्वल टू c v1। ये क्या हो जाएगा? ऊपर जाके रिवर्स हो जाएगा, v2 में c। तो n12 किसके इक्वल आ जाएगा?
C से C कट हो जाएगा, V2 बाय में V1, यानी कि N1 अपॉन में N2 किसके इक्वल आता है, V2 बाय में V1। याद रखिए N1 अपॉन में N2 किसके इक्वल होगा, उल्टा V2 बाय में V1। आपको दो रिफ्रैक्टिव इंडेक्स दे दें, उसमें से एक स्पीड दे दें, तो आप दूसरे मीडियम की स्पीड इजीली निकाल सकते हैं। तो ये मेरे ख्याल से सारा रिफ्रैक्टिव इंडेक्स हो गया है। मैं चेक कर लेता हूँ हमारा एनसीईआरटी में कुछ और रहता तो नहीं है। लिया है। अब बात कर रहे हैं हम ऑप्टिकल डेंसिटी की। इसी के साथ का रिलेट का टॉपिक है, रिफ्रैक्शन में काफी छोटी सी जो टर्म है वो हमारी क्या है, ऑप्टिकल डेंसिटी। ये ऐसी डेंसिटी है, मतलब ऑप्टिकल मतलब ऑप्टिक्स का टॉपिक है, साफ सीधी बात है। रिफ्रैक्शन के बारे में, लेंस के बारे में, मिरर के बारे में बात हो रही है। लेंस के बारे में क्यों बात हो रही है, ऑप्टिकल। आपने दुकानों के बाहर पढ़ा होगा जो वो चश्मे बनाते हैं, ऑप्टिक्स लिखा होता है। तो मतलब क्या है, वो लेंस के बारे में बात हो रही है। लेंस में ऐसा क्या है कि हम इसकी डेंसिटी को बता पाए, मतलब मीडियम के बारे में बात हो रही है। मीडियम जिस स्पेस में लाइट ट्रेवल करती है वो क्या है, मीडियम। ठीक है, अब मीडियम के बारे में ऑप्टिकल डेंसिटी का क्या रिलेशन है। ऑप्टिकल डेंसिटी क्या होती है, वो ये बताती है कि मीडियम रेयरर है या डेंसर है। मीडियम कैसा है, रेयरर है या डेंसर है। अगर रिफ्रैक्टिव इंडेक्स ज्यादा तो वो कैसा होगा, डेंसर। रिफ्रैक्टिव इंडेक्स कम तो वो कैसा होगा, रेयरर। मतलब जो n है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है ऑप्टिकल डेंसिटी के। अगर डेंसिटी बढ़ रही है, डेंसर है, तो n भी क्या होगा, ज्यादा होगा। अगर ऑप्टिकल डेंसिटी कम है यानी कि रेयर है, तो n हमारा क्या होगा, कम होगा। तो ये सीधी सी बात हो गई है। बाकी आप इसको पढ़ लें, इसमें आपको कुछ क्लियर नहीं होता है तो आप पूछ सकते हैं। अब बात कर रहे हैं हम अपने मेन टॉपिक, काफी ज्यादा टॉपिक है जिसका, रिफ्रैक्शन थ्रू स्फेरिकल लेंसेज। अब लेंसेज के बारे में बात करने वाले हैं। दो टाइप के हैं, जैसे मिरर था कन्वेक्स और कनकेव, ये दो टाइप के हैं। हम इस टॉपिक को करने के बाद नेक्स्ट वीडियो में लेंस और मिरर के बीच का सारा डिफरेंस करेंगे, क्या क्या चीज़ों में फ़र्क है, क्या क्या फॉर्मूले में फ़र्क है, याद कैसे रखना है, कुछ इंपॉर्टेंट डेफिनेशन जैसे अपर्चर क्या होता है, काफ़ी चीज़ें हम लास्ट वीडियो में करने वाले हैं। तो हमारी लास्ट वीडियो को अपलोड होने तक आप इसको रेडी करें। तो बढ़ते हैं आगे। बात करी अगर मैं मिरर बनाता हूं तो हमारा कैसे था, ये कन्वेक्स था और ये कनकेव था। ठीक है, ऐसे ही लेंस में क्या आपको याद रखना है, कन्वेक्स क्या होता है, इसको डबल कर दो, इसको भी डबल कर दो, कैसे बनेगा, कन्वेक्स लेंस कैसा हो गया, ऐसे। कनकेव कैसा हो गया, दोनों साइड से केव की तरह, दोनों साइड से। लेंस कैसा होता है, मीडियम है, कोई सरफेस नहीं है, कोई बीच में ऐसा कुछ ओपेक ऑब्जेक्ट नहीं है जिसमें से रे पास ना हो पाए, वो एक मीडियम है, एक शीशा है, एक कांच है जिसमें से रे दोनों साइड से दिखता है। आप चश्मा डालते हैं, दोनों साइड से दिखता है, वो क्या है, लेंसेज। ये क्या होता है, कन्वेक्स लेंस, ये क्या होता है, कनकेव लेंस। अब बात करते हैं कुछ इनकी टर्म्स के बारे में। बात करेंगे कन्वेक्स के लिए पहले, क्योंकि कन्वेक्स में ज्यादा केसेस आते हैं, कनकेव में कम केसेस आते हैं। उल्टा करा है मिरर का, मिरर में कन्वेक्स के 2 केसेस थे और कनकेव के 6 केस थे। इसमें उल्टा हो जाएगा, कन्वेक्स के 6 हैं और कनकेव के ओनली 2 हैं। तो अब बात कर रहे हैं कन्वेक्स की। कन्वेक्स लेंस कैसा होता है, ऐसा होता है सेम। ये हमारी लाइन क्या है, प्रिंसिपल एक्सिस, मैंने यहाँ पे PA लिखा है। अब खुद सोचिए, इसका अगर मैं कर्वेचर पूरा करता हूँ तो ये राइट हैंड साइड, इस वाले के लिए राइट हैंड साइड कवर होगा और दूसरे वाले के लिए लेफ्ट हैंड साइड पे कवर होगा। अब आप सर्कल के बाद की बात करते हैं तो हमारे पास क्या आता है, सेंटर। तो ये क्या है, सेंटर को अब आप मिरर में किससे डिनोट कर रहे थे, C से डिनोट कर रहे थे।
मतलब ये अगर C है, अभी मैं यहाँ पे C लिख देता हूँ, फिर हम बात करेंगे कि क्या चीज कैसे लिखनी है। ये देखिए ये दोनों क्या है, फोकस हुए। इसको बोलते हैं F1, लेफ्ट वाले को F1, राइट हैंड साइड वाले को F2 बोलते हैं। अब हमने बात करी थी कि जो फोकल लेंथ होती है वो R के हाफ होती है, मतलब ये इसका डबल है। जो ये है, जो फोकल लेंथ है, ये पूरे की हाफ है, ठीक है। अब बात करें इसको, तभी क्या लिखते हैं, 2 इंटू F1 लिखा, और ये क्या लिखा, 2F2। समझ आ गई? याद करने का तरीका डबल होता है, तभी इसके नाम C ना लिख के क्या लिखा है, 2F1, और ये क्या लिखा है, 2F2। और ये जो बीच में पॉइंट है, ये क्या है, बीच का जो, अगर मैं इसकी लाइन को कंप्लीट करता हूँ, परपेंडिकुलर ड्रॉ करता हूँ, तो ये क्या है हमारा, ऑप्टिकल सेंटर। क्या है, ऑप्टिकल सेंटर। इसको डिनोट करते हैं हम O से, और कुछ हमारा नहीं रहता। इसके अपर्चर का नाम क्या लिखते हैं, M और N से डिनोट करते हैं। अब बात करते हैं रिफ्रैक्शन इसमें कैसी होती है। रूल्स करेंगे पहले। रूल्स करेंगे। ऑब्जेक्ट हम हमेशा कहाँ रखते हैं, लेफ्ट हैंड साइड पे रखते हैं। पहली बात क्या आई, पैरेलल रे जाएगी तो कहां से पास होगी, पैरेलल गई। अब आपने पहले क्या किया था, मिरर था वो तो रिफ्लेक्ट हो जाती थी, अब ये क्या लेंस, तो ये क्या होगी, रिफ्रैक्ट होगी। तो कहां से पास करेगी, ये फोकस में से पास करेगी। कहां से पास करेगी, पैरेलल रे कहां से पास करती है, फोकस में से पास करती है, ठीक है। शॉर्ट फॉर्म में लिख रहा हूं। अगली बात करें, अगर फोकस में से आ रही है तो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी, ठीक है। फोकस में से आ रही है तो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगली बात है, ऑप्टिकल सेंटर के बारे में बात करते हैं कि ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। मैं इरेज कर देता हूं एक्स्ट्रा वाली। हाँ जी, तो अब क्या है, अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से पास हुई तो कैसी जाएगी, उसी पाथ में, नो चेंज, कोई कहीं भी डेविएट नहीं होगी, ये एज इट इज मूव ऑन करती रहेगी अगर ये ऑप्टिकल सेंटर से पास हो रही है। अगर रे फोकस की डायरेक्शन में आती है, अगर रे फोकस की डायरेक्शन में आती है तो कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। कैसी हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। और ऑप्टिकल सेंटर हो गया, यहीं पे हमारे रूल्स जो है वो खत्म होते हैं। कनकेव के लिए मैं आपको बता देता हूँ, कनकेव में कैसा होएगा दिखने में। ये क्या है, ऑप्टिकल सेंटर, ये F है, ये 2F है, ये भी F है, ये 2F है। लेफ्ट हैंड साइड वाले को 2F1 यहाँ पे लिख देते हैं, F2 और 2F2। अगर बात करें पैरेलल आई, आपने क्या ड्रॉ करना है बीच में, ये परपेंडिकुलर ड्रॉ करना है। इससे आपको क्या है, डायग्राम आसानी से बनेगा और अच्छा दिखेगा। अब ये पैरेलल रे यहाँ पे मीट हुई, कहाँ पास होती है, फोकस पे पास होती है, बट ये फोकस पे पास होने के बजाय क्या हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है। इसकी वजह से इस फोकस में ये कैसी हो जाती है, डाइवर्ज हो जाती है इस फोकस के रिस्पेक्ट में। अगली जैसे पैरेलल रे आई वो क्या होगी, इसकी रिस्पेक्ट में क्या हो जाएगी, डाइवर्ट हो जाएगी। पैरेलल रे आई फोकस पे मीट करने के बजाय क्या होगी, डाइवर्ज हो जाएगी। तभी इस लेंस का नाम क्या है, डाइवर्जिंग लेंस है। और कन्वेक्स लेंस का नाम क्या है, कन्वर्जिंग लेंस है। और बाकी बारे में बात करें, अगर फोकस के रिस्पेक्ट में आ रही है तो क्या होगा, अगर
आपको क्या करना है, अब फोकस की रिस्पेक्ट में आ रही है, मान लीजिए ये रे आई, ये इस फोकस के रिस्पेक्ट में आ रही थी, बट ये क्या हो जाएगी, पैरेलल हो जाएगी। अगर फोकस की तरफ जा रही है तो पैरेलल हो जाएगी। अगर रे ऑप्टिकल सेंटर से आ रही है तो एज मूव ऑन हो जाएगी, कोई पाथ में चेंज नहीं आएगा। तो ये सारे हमारे क्या हो गए हैं, रूल्स हो गए हैं कि रे कहाँ से पास करे तो कैसे डायरेक्शन में चेंज आता है, कहाँ से वो मूव करती है। तो आज का टॉपिक हम यहीं पे खत्म कर रहे हैं। आज हमने रिफ्रैक्शन किया, डिफ्रैक्शन थ्रू रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब किया, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स को पढ़ा और हमने क्या किया है, रूल्स को पढ़ लिया है इमेज फॉर्मेशन के लिए। तो नेक्स्ट वीडियो में करेंगे इमेज फॉर्मेशन और बाकी हम जितना टॉपिक कर पाएंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करें।